चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कि आज हम आपको लेके आए हैं समाज विज्ञान, कक्षा 10 के समाज विज्ञान के लेके आए हैं, जो कि आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में आपको 70 में से 70 मार्क दिलाएंगे ये क्वेश्चन। मतलब आज मैं क्या करूँगा बेटा, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर ही कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक संपूर्ण अध्याय, मतलब आपके जितने भी अध्याय हैं लगभग आपके समाज विज्ञान में अगर बात करें बेटा, तो आपके समाज विज्ञान में टोटल बेटा आपके 22 अध्याय हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। तो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आज मैं इस 2200 चैप्टर का इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हर एक चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन लेके आए जिसको पढ़ने के बाद आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन आपको सभी देखने को मिलेंगे। जैसा लिखा हुआ बेटा कि मात्र 31 टॉपिक पढ़ लो और बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। ये बेटा सही आपने सोचा है, मात्र ये 31 टॉपिक पढ़ लो और इस 31 टॉपिक पढ़ने के बाद बेटा आपको 70 में से 70 लाने से यमराज भी नहीं रोक सकता। मतलब आप 70 में से 70 पक्का लेके आओगे, 100 लेके आओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब जैसा बताया जाए वैसे आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे 31 टॉपिक कौन से ऐसे पढ़ने जो कि बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, जिससे हम 70 में से 70 उठा पड़े। हाँ बेटा सही सुना आपने। तो चलिए अपना सेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर से, ठीक है, मतलब पहले चैप्टर से आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है जर्मनी का एकीकरण। पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है आपका? जर्मनी का एकीकरण। मतलब ये चैप्टर का पहले का क्वेश्चन है बेटा जर्मनी का एकीकरण। आप याद रखिए बेटा, जर्मनी जो थी, जर्मनी का एकीकरण मतलब जर्मनी पहले बहुत साम्राज्यों में टूटी हुई थी, तो जर्मनी कैसे एकजुट होकर एक साम्राज्य बनाई, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में। बेटा इसमें बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको डाले इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में तो लगभग देखने को मिलता है, या तो बेटा आपको बहुविकल्प पे देखने मिलेगा फिर दीर्घ में। तो आप जर्मनी का एकीकरण पढ़ के जरूर जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है बेटा, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव क्या है। मतलब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसकी क्रांति का कारण क्या था, प्रभाव क्या था। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा आपको क्या होता है बेटा, मैप आता है, 5 नंबर का आता है मैप। उस मैप दिया जाता है, आपको मैप में दर्शाना होता है कि कौन सी क्रांति कहाँ हुई थी। तो अगर आप कमेंट में बताओगे तो आपके लिए मैं मैप भी ले आऊँगा। अब पूरा मैप किसी दिन समझा दूंगा ताकि आप मैप से कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप जर्मनी का फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव, ये चीज़ आपको तैयार करके जाना है, पढ़ के नहीं जाना है। आपको इतनी चीज़ें, जितना 31 क्वेश्चन है आप इसको रट के तभी जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखने को दिख रहा होगा कि इटली का एकीकरण। जैसे हमने बताया कि जैसे जर्मनी का एकीकरण इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इटली जो है, इटली का भी एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आपको जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों क्वेश्चन आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। और साथ में फ्रांसीसी क्रांति जो थी, इसके कारण कहते हैं और प्रभाव कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। चौथा क्वेश्चन अगर आपको पढ़ के जाना है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। आपको कैसे जी इसमें कैसा निबंध आ जाएगा, मतलब ये बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह चालू किया था, ठीक है, ठीक है, जैसे नमक सत्याग्रह जो बात करें उसी की बात करें। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह जो था उसके बारे में, कैसे नमक सत्याग्रह क्यों चालू किया था, रीजन था, कारण क्या क्या था, उन्हें नमक कैसे बनाया, कौन कौन से कानून तोड़े, उनके पास कैसे कैसे समझौते करने पड़े, तो उसी पर निबंध लगना है कि वो सत्याग्रह जो किए थे, उस सत्याग्रह का मेन पर्पज है, तो उसी के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में। अगला अगर बात करें 5वां क्वेश्चन, तो आपको पढ़ के जाना है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण और अर्थ क्या है। बेटा आपको जैसे पढ़ के जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, कब चलाया था बेटा, 1920 ईस्वी को चलाया था। कहीं कहीं 21 में, लेकिन 1920-21 में चलाया गया था ये आंदोलन। ठीक है, तो ये आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन। तो इसका कारण क्या था, क्यों चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे दें, जैसे आपको नाम ही देख रहा असहयोग, मतलब सहयोग ना करना। किसका सहयोग ना करना बेटा, ब्रिटिशों का, मतलब ब्रिटिश जो थे वहाँ अंग्रेज, उनका सहयोग मत करना, मतलब उनकी विदेश की वस्तुएं जो थी उनको यूज ना करना बेटा, उनकी जितने सामान को बहिष्कार करना, यही असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जिसको बेटा जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को वो रद्द हो गया था। रीजन क्या था कि 5 फरवरी को आपके गोरखपुर पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ पुलिसकर्मी पे लाठीचार्ज हो जाए, मतलब पुलिसकर्मी क्या होते हैं, उनसे कोई लड़ाई हो जाए तो लोग क्या होते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, वो क्या होता है, पूरे थाने को जला देते हैं, जिससे 21 पुलिस और एक थानेदार मर जाता है। ठीक, जिसे हम चोरी चोरा के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, अगला तो आपको तैयार करें महामंदी के कारणों की व्याख्या करो।
मतलब महामंदी जब आई थी तो महामंदी से सभी देश कैसे कैसे प्रभावित हुए थे, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नहीं, महामंदी जो है कारण क्या है इसको लिख के जाना है, महामंदी का कारण होता है क्यों महामंदी आती है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। जैसे महामंदी कब आएगी आप बताओ। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपये, आपके पास लीजिए एक पेन है आपके पास और उसके खरीदार 10 लोग हैं, तो एक पेन है खरीदार 10 लोग हैं, तो पेन की मूल अगर 5 रुपये होगी तो आप उसको कितने रुपये बेचोगे, 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो आप यही सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा मिले, तो यही 5 वाला पेन आप बेचोगे 50 रुपये में, तो यहाँ सामने वाला जो खरीदा उसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो यही बोलते हैं महामंदी। मतलब कि कोई भी चीज़ का क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो कम लिमिट में होना लेकिन उसके खरीदार जो होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, उससे बोलते हैं महामंदी है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है सामान बहुत ज़्यादा हमारे पास हो लेकिन उसके खरीदार बहुत कम हो, तो उससे भी महामंदी आ सकती है, ठीक है। यानी महामंदी के कारण क्या, तो इसके आपको लिख के जाना है। अगला क्वेश्चन साथ में पढ़ के जाना है आपको कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको बेटा ये चीज़ पढ़ के जाए कि जब 19वीं शताब्दी हुई थी, मतलब 1800 की बात करें 19वीं शताब्दी में, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय द्वारा जो 3 प्रकार के प्रवाह बनाए गए थे उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला पढ़ के जाना है आपका ब्रेटन वुड्स संस्थान के समझौता क्या है। मतलब एक समझौता हुआ था ब्रिटेन में जिसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, आप ये क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा अवतार विद्या में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आपको पढ़ के जाना है बेटा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन और रोकथाम, यानी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ वाला क्षेत्र देखो, तो पहाड़ वाले क्षेत्रों में आप मृदा को कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला आपको पढ़ के जाना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, मतलब जैविक संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर एक भी आपको इसको छोड़ के नहीं जा सकते बेटा आप। अगला क्वेश्चन आपको 11वां पढ़ के जाना बेटा जैव विविधता क्या है, इसके महत्व बताइए। मतलब जैव विविधता होता क्या, बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ के जाना, महत्व बताना है। अगला क्वेश्चन 12वां आपको पढ़ना मृदा अपरदन क्या होता है, कार्य बताइए। मतलब मृदा कैसे कर सकती है, जैसे मृदा अपरदन क्या है, जैसे मान लीजिए आपके खेत में पानी बाढ़ आ गया खुद से, और बाढ़ आए आपकी मृदा, जैसे ये बाढ़ आ गया खेत है आपका, तो बाढ़ आ गया और ये पानी क्या हो गया इसको बहा के लेके चला गया, तो मृदा कट गई कि नहीं कट गई, तो उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन हो रहा है। या फिर मान लीजिए आंधी आ गया, पेड़ लगा हुआ था, आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गया और मृदा उससे कट गई, तो उसी को भी बोलते हैं मृदा का अपरदन हो रहा है। तो मृदा अपरदन होता क्या है और इसके कारण बताइए क्यों मृदा अपरदन होता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। अगला पढ़ के जाए 3 राज्यों के नाम बताए जहां काली मृदा पाई जाती है, इसमें क्या चीज उगाई जाती है। मतलब आपको 3 राज्य ऐसे बताने हैं जहां पे ब्लैक मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। हिंट बता दे बेटा, काली मिट्टी वहां पाई जाएगी बेटा जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट बहुत होता है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वही लावा कुछ समय के बाद पड़ा वही काली मिट्टी बना लेता है, ठीक है। इसमें क्या चीज उगाई जाती है बेटा, आपको बता दें बेटा कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। कपास की और चाय की खेती के लिए काली मृदा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है, इसके लाभ और हानि क्या है। मतलब बहुउद्देश्य मतलब क्या होती है, परियोजना क्या है, इसके हमारे यहाँ पर लाभ क्या है और इसके हानियाँ क्या क्या, ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अगला अब हम बात करें 15वां क्वेश्चन, तो आपको पढ़ के जाना है कि भारतीय कृषि जो है इसकी कोई 3 विशेषता, मतलब भारतीय जो हमारी जो इंडियन कृषि है इसकी 3 विशेषताएं, मतलब इसकी क्या खूबी है, तो इसकी भारतीय कृषि की ये चीज़ आपको बताना है। अगला बताया गया है कि आपको धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब अगर आपको धान की खेती करनी है, आप लोग किसान इतना तो जानते हो कि ये कृषि विज्ञान से, ठीक है बेटा, अगर आपको धान की खेती करनी है तो उसके लिए आपको भौगोलिक परिस्थिति कैसा होनी चाहिए, धान की खेती लिए बेटा, ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ के जाना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ के कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब अब आपको अगला क्वेश्चन 17 पढ़ के जाना है कि कृषि की कौन कौन सी समस्या होती है, कौन कौन सी समस्याएं कृषि की, वो चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अगर आपके संपर्क में कितने कोई भी अगर पहचान के हो, अगर पढ़ने वाला हो, हाई स्कूल में हो, तो उसके पास अवश्य वीडियो सेंड कीजिए, ताकि हो सकता है आपकी वजह से ये क्वेश्चन उसको देखने को मिल जाए, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। आशा है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी बेटा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो पूरा देख के तभी जाइएगा बेटा, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा, देखिए अगला बेटा जैसे आपको पढ़ के जाना है ऊर्जा जो है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। मतलब ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है बेटा, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि
एक मिनट। अगला आपको पढ़ के जाना है सड़क जो होता है, सड़क, ये सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। मतलब सड़क जो होता है, जैसे सड़क परिवहन क्या होता है, इसके कौन कौन से 3 गुण होते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है बेटा। अगला आपको पढ़ के जाना है परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था और जीवन की रेखा क्यों कहा जाता है। मतलब परिवहन और संचार जो होता है, परिवहन जैसे गाड़ी मोटर हो गया, संचार जैसे टेलीफोन हो गया, जिस फोन से आप पढ़ रहे हो, तो ये सब किसी देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए या फिर जीवन की रेखा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बेटा आप ही बताइए। मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आपको परिवहन की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपके कोई रिश्तेदार बेटा दुबई में रहे, मान लीजिए यूएसए में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब संचार साधन नहीं था तो आप लोग चिट्ठी भेजते थे, तो महीने 2 महीने 4 महीने लग जाते थे। लेकिन आज अगर मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी दोस्त यार है दुबई में, आप उससे अमेरिका दुबई में आप उससे बात करना है, तुरंत मोबाइल उठाए खट से लगाए, अब बात हो गई, वीडियो कॉल देख लिया आमने सामने। तो कैसे संभव हुआ बेटा, संचार से संभव हुआ है। ठीक है, यानी ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए और जीवन रेखा कैसे सिद्ध करते, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला बेटा आपको पढ़ के जाना है, अगला बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि गठबंधन जो होती है, गठबंधन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि गठबंधन जो होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है। मतलब गठबंधन जो होता है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, आप कहेंगे सर जी गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार से आप समझ पा रहे, जैसे बेटा सुनिए, जैसे अभी इस समय जब वो क्या बोलते हैं चुनाव हुआ था, कौन सा क्या बोलते हैं लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं लोकसभा के चुनाव में, उसमें बेटा देखिए गठबंधन हुआ था कि नहीं हुआ था। एक बीजेपी और आरएसएस के गठबंधन को हमने क्या बोला है, एनडीए बोला है, मतलब इन लोगों का मिलजुल। और एक बेटा आपने देखा कि सपा मिल गई, कांग्रेस मिल गया, और उधर क्या बोलते हैं केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी मिल गई, नीतीश बाबू के यहाँ से जो है वो मिल गए, मतलब जो क्या बोलते हैं बिहार की सरकार है अलग, वो मिल गए। ठीक है, तो ये सभी 4-5 पार्टियां मिलकर एक गठबंधन, मतलब आपस में मिलकर एक संस्था बने, जिससे हम क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन बोलते हैं। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है या फिर एकजुट होकर कोई चीज काम करती है पार्टी, तो उससे ही बोलते हैं गठबंधन की सरकार। मान लीजिए जैसे एनडीए है, तो इस समय जो बीजेपी हो गठबंधन की सरकार से बनी हो, क्योंकि कैसे, क्योंकि बीजेपी बेटा और उसके साथ में आरएसएस और 3-4 पार्टियां लिखी, जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और जैसे आपके नीतीश बाबू की पार्टी बिहार की, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू, ये 4-5 पार्टियां मेन में मिलकर तब ये बीजेपी की सरकार बनी। तो ये गठबंधन की सरकार इस समय बनी हुई है। ठीक है, तो यही एक गठबंधन की सरकार आपको पढ़ के जाने की गठबंधन की सरकार होती क्या है। ठीक है, अगला आपको पढ़ के जाना है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। मतलब संघवाद क्या, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन बेटा कि 1992 के संशोधन से पहले, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि 1992 का जो संशोधन हुआ था, उसके संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखे। मतलब 1992 एक संशोधन हुआ जिसमें बेटा स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड था। ठीक है, तो उसमें स्थानीय स्वशासन जो था उससे पहले क्या रीजन था, उसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बारे में आपको दोनों के बारे में पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन बेटा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1 मिनट, लिखा है भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब जो भारत की विधायिका होती है, जैसे सरकार जो 2 प्रकार से बनी है, कार्यपालिका, नगर पालिका और एक भी विधायिका बेटा। ठीक है बेटा, यानी कार्यपालिका, नगर पालिका और विधायिका बेटा। ठीक है, तो विधायिका जो है इसमें महिला जो होती है इसकी प्रतिनिधित्व क्या है, इसके बारे में महिलाओं की प्रतिनिधित्व, मतलब महिलाओं को कैसे कैसे अधिकार दिए गए, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ रही हो बेटा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है बेटा तो आप वीडियो पूरा समझ देख के तभी जाइएगा बेटा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखने को मिल रहा होगा आपको, इसको बताइए कि भारत में अभी भी किसी प्रकार के जातिगत असमानताएं पाए। मतलब आपको ये बताना है कि क्या अभी भी जैसे संविधान में लागू हुआ तो संविधान में जातिवाद को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पे ऐसे है जहाँ पे जातिगत असमानताएं पाई जाती है। जैसे अभी भी है कि कहीं भी आप जैसे अक्सर इसमें जैसे देखने मिलता है कि अगर कोई ओबीसी कोई भी अगर जैसे मान पंडित जाति है तो पंडित जात बेटा एससी के एसटी के यहाँ नहीं खाएगा। मतलब अगर कोई दलित परिवार तो उसके यहाँ जल्दी छुएगा नहीं, छुआछूत अभी भी चलती है थोड़ा बहुत गाँव में। ठीक है, तो वही चीज़ बताइए क्या अभी भी हमारे देश में जातिगत असमानताएं पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, और पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है, इसके कारण बताने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब लोकतंत्र जो है किस प्रकार से उत्तरदायी सरकार और वैध सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार से होता है, एक सरकार होती है जो वैध सरकार होती है और दूसरी सरकार होती है जो उत्तरदायी सरकार। फॉर एग्जाम्पल के लिए
मान लीजिए कि इस समय जो है हम बात कर रहे हैं पूरे भारत में बात करें, जैसे हम बात करें संसद में, तो संसद में इसमें दो है। एक है बेटा एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी की सरकार है जो कि सत्ता में है। एक दूसरी गठबंधन है जो कि इंडिया की सरकार है जिसमें राहुल गांधी मेन है। अब एनडीए की सरकार में बेटा जो मेन है वो कौन है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि प्राइम मिनिस्टर है। और इंडिया जो गठबंधन है इसमें जो मेन प्रमुख सुनेगा वो कौन सुनेगा बेटा, आपके जो राहुल गांधी जी। अब ये एनडीए हो गई जो एक जो पक्ष में आ गई जिसे हम बोलेंगे उत्तरदायी सरकार, ठीक है। और एक सरकार है वैध सरकार जिसे बोलेंगे हम इंडिया सरकार, मतलब जो विपक्ष में होती है उसे ही वैध सरकार बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी काम करेगी इंडिया सरकार, मतलब इंडिया अगर एनडीए कोई भी कार्य करेगा तो उसके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं उत्तरदायी सरकार। मतलब अगर मान लीजिए बीजेपी कोई काम करती है तो इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी जी, तो इंडिया गठबंधन को जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उससे बोलते हैं उत्तरदायी सरकार। अब वैध सरकार क्या है कि वो बताएगी कि काम क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है वैध सरकार। समझ पा रहे हो, आशा ही समझ में आ गया होगा बेटे, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे बेटा, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसीलिए। 28वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि विकास को मापने के लिए यूएनडीपी एक पैमाना होता है कि किसी भी देश की विकास को मापने के लिए, ठीक है। तो यूएनडीपी पैमाना होता है, मापदंड होता है किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जैसे विश्व बैंक है तो वर्ल्ड बैंक ये बताता है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसे कैसा विकास कैसा नहीं है। वैसे ही विकास मापने के लिए एक दूसरा पैमाना होता है जिसे बोलते हैं यूएनडीपी, यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी। तो ये जो मापदंड है क्या ये विश्व बैंक से कैसे अलग, ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला आपको 29 पढ़ कर लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों को, मतलब आपको ये पढ़ के जाना कि अगर लोकतंत्र बना है तो लोकतंत्र के सामने कैसी कैसी प्रकार की चुनौती होती, कौन कौन से प्रकार का सामना करता पड़ता है लोकतंत्र को, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला बेटा संगठित कार्य से आपका समझते हैं। अगला पढ़ के जाना है कि संगठित कार्य क्या होता है, मतलब कार्य को संगठित करना, एकजुट कार्य क्या होता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। अगला पढ़ के जाना लास्ट को 23वां पर 21वां पढ़ के जाए वैश्विक कार्य से आप क्या समझते हैं। और आपको एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, मतलब उपभोक्ता, आपको पता है उपभोक्ता के लिए अधिकार होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, शोषण मतलब हानि होता है, उसमें उनको हानि पहुंचाए, तो उसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखा लिखा फॉर मोर सब्सक्राइब, मतलब और भी कुछ पाना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 1.0 को बेटा क्या करें, सब्सक्राइब और लाइक कर दे बेटा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपको जो है डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए। अपनी पढ़ाई में 20-22 दिन के बाद का पेपर है तो आप पढ़ाई को मन और लगन के साथ करते रहिए। यहीं पे अपना एंड करते हैं। जय हिंद। आज